डियर स्टूडेंट्स, MA फाइनल इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मार्क्स का सिद्धांत, मार्क्सियन थ्योरी पढ़ने वाले हैं। मार्क्स का सिद्धांत, मार्क्स की जो सुप्रसिद्ध पुस्तक थी उसका नाम था दास कैपिटल। मार्क्स का सिद्धांत, द मार्क्सियन थ्योरी, और मार्क्स की जो बुक थी जिसका नाम था दास कैपिटल। दास कैपिटल का प्रसिद्ध लेखक कार्ल मार्क्स इतिहास के उन गिने चुने यशस्वी व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अपने सिद्धांतों से करोड़ों व्यक्तियों को वशीभूत कर लिया था। उसे पैगंबर मार्क्स बताया गया है, और यदि हम उसके अनुयायियों की संख्या के आधार पर निर्णय दें तो उसे ईसा मसीह हज़रत मोहब्बत के साथ स्थान प्राप्त होता है। जैसा कि शुम्पीटर ने लिखा है, मार्क्सवाद एक धर्म है। किसी अन्य धर्म के विश्वास करने वाले की भांति कट्टर मार्क्सवादी के लिए विरोधी केवल गलती पर ही नहीं बल्कि पापग्रस्त हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्स ने पूंजीवाद के अनिवार्य विनाश की भविष्यवाणी की थी, और इसी भविष्यवाणी पर साम्यवाद ने अपने भवन का निर्माण किया। मार्क्सवादी विश्लेषण पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया का गंभीरतम एवं अत्यंत तीव्र निरीक्षण है। अब हम मार्क्स के सिद्धांत पर आते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत, द मार्क्सियन थ्योरी। मार्क्सियन थ्योरी को विभिन्न बिंदुओं के साथ हम समझते हैं। मार्क्स ने आर्थिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रसंगों का योगदान दिया, अर्थात इतिहास की आर्थिक व्याख्या प्रदान करने के विस्तृत प्रसंग में, पूंजीवादी विकास की प्रेरक शक्तियों को विशिष्टता प्रदान करने के संकुचित प्रसंग में, तथा योजनाबद्ध आर्थिक विकास का वैकल्पिक मार्ग समझाने के अंतिम प्रसंग में। तो अब हम एक एक करके सारे इन मार्क्स के सिद्धांत के बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या ये स्पष्ट करने का प्रयत्न करती है कि समस्त ऐतिहासिक समाज के भिन्न भिन्न वर्गों तथा ग्रुपों के बीच लगातार आर्थिक संघर्ष का परिणाम है, और इस संघर्ष का प्रमुख कारण उत्पादन की विधि यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन तथा उत्पादन के संबंधों के बीच विरोध है। इसी को आगे समझाते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि मार्क्स के अनुसार प्रत्येक समाज का वर्ग ढांचा संपत्तिवान तथा संपत्ति विहीन वर्गों से बना होता है। क्योंकि उत्पादन की विधि में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए समाज के विकास में एक ऐसी अवस्था आती है जब उत्पादन की शक्तियां समाज के वर्ग ढांचे से टकराती हैं। वर्तमान संपत्ति संबंध उत्पादन की शक्तियों के लिए बेड़ियां बन जाते हैं। इसके बाद सामाजिक क्रांति का काल आता है। इसके परिणाम स्वरूप वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल होता है। संघर्ष धनियों एवं निर्धनों के बीच होता है। ये जो संघर्ष है, परिणाम स्वरूप जो संघर्ष है वह धनियों और निर्धनों के बीच होता है, और अंत में समस्त सामाजिक प्रणाली को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। यानी 2 ग्रुप्स में संघर्ष होता है, धनियों में और निर्धनों के बीच में, और वो संघर्ष इस तरह का होता है कि कुल मिला के अंत में सामाजिक जो प्रणाली है उसको नष्ट कर देता है। मार्क्स के सिद्धांत के दूसरे बिंदु को अध्ययन करने के लिए हम आगे चलते हैं। दूसरा बिंदु मार्क्स के सिद्धांत का अतिरेक मूल्य। अतिरेक मूल्य क्या है? मार्क्स ने अपने अतिरेक मूल्य का सिद्धांत का प्रयोग पूंजीवाद के अंतर्गत वर्ग संघर्ष के
आर्थिक आधार के रूप में किया। वर्ग संघर्ष केवल कुछ पूंजीपतियों के हाथों में अतिरेक मूल्य के संचय का परिणाम है। वर्ग संघर्ष कुछ पूंजीपतियों के हाथों में अतिरेक मूल्य के संचय का परिणाम है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद दो महान प्रतिद्वंदियों में विभक्त होता है। श्रमिक, पहला है श्रमिक, दो प्रतिद्वंदी। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद दो प्रतिद्वंदियों में विभक्त होता है। पहला है श्रमिक जो अपनी श्रम शक्ति को बेचते हैं, और पूंजीपति। दूसरा है पूंजीपति जो उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं। एक पूंजीपति मार्केट में कुछ मुद्रा, अतिरेक मूल्य को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक पूंजीपति मार्केट में कुछ मुद्रा एम लेकर आता है। एक बिजनेसमैन है, पूंजीपति है, वो मार्केट में एम मुद्रा लेकर आता है और कच्चा माल, मशीनें, श्रम शक्ति आदि उत्पादन के साधन खरीदता है। इनसे सी वस्तु का निर्माण होता है और वह अधिक मुद्रा M1 पर बेच देता है। उन सारी जो सी वस्तुएं बनी हैं उसको वो M1 मुद्रा पर बेचता है। अतः ये M और M1 का जो अंतर है इसे अतिरेक मूल्य कहते हैं। यानी जितना पैसा लेके उसने उत्पादन प्रारंभ किया और जितने पैसे में उसने सारा सामान बेचा उसको अतिरेक मूल्य कहा जाता है। तो ये M और M डैश का जो अंतर है वह अतिरेक मूल्य है। अब मार्क्स आगे कहता है कि यह अतिरेक मूल्य केवल श्रम शक्ति से ही उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त मार्क्स के अनुसार श्रम के निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं का मूल्य कभी उस श्रम के उत्पादन के मूल्य के बराबर नहीं होता। यदि एक मजदूर 10 घंटे, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि एक मजदूर 10 घंटे रोज काम करता है परंतु उसे अपने निर्वाह के लिए पर्याप्त वस्तुओं के उत्पादन में 6 घंटे का श्रम लगता है तो उसे 6 घंटे के श्रम के बराबर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। 4 घंटे के श्रम के मूल्य का अंतर शुद्ध लाभों, लगान तथा ब्याज के रूप में पूंजीपति की जेब में चला जाता है। मार्क्स इस बिना मजदूरी के काम को अतिरेक मूल्य कहता है। उस अतिरिक्त श्रम को जो मजदूर करता है, उस अतिरिक्त श्रम को जो मजदूर करता है परंतु जिसके बदले उसे कुछ भुगतान नहीं किया जाता है, मार्क्स उसे अतिरिक्त श्रम कहता है। यानी 10 घंटे काम किया, उसमें से उसे सिर्फ 6 घंटे के काम के बराबर पैसा दिया जाए जो उसके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, और बाकी 4 घंटे काम करने का जो पैसा है वो भूमिपति स्वयं अपने पास लाभ के रूप में रख लेता है। तो इसे अतिरेक श्रम कहा है मार्क्स ने अपने सिद्धांत को और आगे बढ़ाने के लिए पूंजी संचय किस प्रकार से होता है, एक पूंजीपति अर्थव्यवस्था में पूंजी संचय, कैपिटल एक्यूमुलेशन किस प्रकार होता है, उसकी पूरी व्याख्या की है। वो तीसरा बिंदु है। और चौथा बिंदु है पूंजीवादी संकट। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद थर्ड पार्ट में हम समीक्षात्मक टिप्पणी करेंगे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की। आई थिंक आपको ये दोनों पॉइंट्स जो हमने मार्क्स के सिद्धांत के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और अतिरेक मूल्य का कंसेप्ट। आई होप ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। आप इनको रिवाइज़ कीजिए क्योंकि इनको आगे हमें नेक्स्ट क्लास में जब हम पूंजी संचय और पूंजीवादी संकट की व्याख्या करेंगे उस समय ये अतिरेक मूल्य और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का कंसेप्ट वापस हम इस्तेमाल करने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आया है।
तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। दिस इज़ पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। सो थैंक यू सो मच।